IPSH। तो आज हम करने वाले हैं BPSC 107, जिसका टाइटल है पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है इग्नू के, जो कि बेस्ड होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशंस पे और वर्ल्ड हिस्ट्री पे। तो इस बुक में टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक आ जाते हैं और 15 हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं, जिसमें से आज हम पहला यूनिट देखेंगे जो कि अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस, कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो होते क्या हैं। तो ये इस यूनिट का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें आज हम प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तक के टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कुछ भी सिंप्लीफाइड नहीं है। वहीं दूसरा हाईली डायनामिक नेचर है, मतलब कोई देश अगर आज आपका दोस्त है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा आपका दोस्त ही रहेगा, वो आपका कभी दुश्मन भी बन सकता है। बहुत सारे चेंजेस के होने के बावजूद जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, और ख़ास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जो रिलेशंस हैं देशों के बीच में वो बहुत ही फास्टर पेस से यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर हम पॉलिटिकल रीजंस की बात करें तो जब कोल्ड वॉर एंड हुआ, वॉर्सो पैक्ट एक नेचुरल डेथ को यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, मतलब जो वॉर्सो पैक्ट है उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है दिसंबर 1991 में, और उसके बाद एक रशिया निकल के आता है इसमें से, ठीक है, जो कि एक सक्सेसर बनता है उस यूएसएसआर की स्टेट का। और रशिया बाद में यहाँ पर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स नाम की एक एसोसिएशन भी बनाता है, एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें जो रिपब्लिक्स यूएसएसआर से अलग हुए हैं वो सारे इन CIS के स्टेट्स में आते हैं, ठीक है। उस समय के 9 ऐसे देश थे। अब इन सभी के होने के बाद जो यूएस है वो सोल सर्वाइविंग सुपर पावर बन जाता है, क्योंकि पहले जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर था, ठीक है। एक तरफ था यूएसएसआर, एक तरफ था यूएस। यूएस की पॉलिसी थी वो थी लिबरल कैपिटलिस्ट, ठीक है, और वहीं जो यूएसएसआर था वो था कम्युनिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट। तो अब बाइपोलरिटी यहाँ पर खत्म होगी दिसंबर 1991 में। यूएस एक सोल सर्वाइविंग सुपर पावर बनता है, ठीक है, पर ऐसा लंबे समय तक टिकता नहीं। बहुत सारी हार्डशिप्स के बाद 31 ऑफ दिसंबर 1999 में जो रशिया की लीडरशिप होती है वो व्लादिमीर पुतिन के हाथ में आ जाती है, जो कि अपने प्रेसिडेंसी को लेते हैं फ्रॉम बोरिस येल्सिन। इस सभी के बाद से जो रशिया है वो फीनिक्स की तरह पर ग्रो करने लगता है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से। अब फीनिक्स जो है यहाँ पर एक इमेजिनरी बर्ड है, ठीक है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है मैथोलॉजिकल यहाँ पर टेक्स्ट में। अब उसके बाद अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो जहाँ पहले स्टेट्स खुद की फाइनेंशियल कुछ पॉलिसीज बनाती थी, खुद के फाइनेंस को मैनेज करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाती थी, अब ऐसा नहीं रहा। WTO बन गया, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंडर WTO का गठन किया गया, जिसका काम था कि जो वर्ल्ड की फाइनेंस है उसको यहाँ पर मॉनिटर करना, लोगों को कुछ लोन वगैरह दे देना, ठीक है, अपनी डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस में चलता रहा, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक डोमिनेंट फीचर भी बन गया पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड के बाद। अब इस पीरियड के बाद रीजनल कॉपरेशंस भी आने लगी, ठीक है, जैसे कि कुछ यूरोप के देश मिलकर एक साथ आए, उन्होंने कहा कि हमें एक सिंगल करेंसी चाहिए, ठीक है, एक कॉमन फ्लैग चाहिए, कॉमन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए अपने को काम करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ यूरोपियन यूनियन का यहाँ पर गठन हुआ, ठीक है, जिससे कि जो यूएस के कुछ जो यूरोपीय देश हैं वो यहाँ पर अपना पार्टनरशिप करके काम कर सकें। वैसे ही ब्रिक्स बना, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसमें जो पांचों देश हैं वर्ल्ड पीस के लिए काम करते हैं, साथ ही साथ खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। वैसे ही साफ्ता हो गया, नाफ्ता, एपैक, आसियान, ये कुछ ऐसे ग्रुपिंग्स हैं जो कि पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड के बाद बने हैं। तो ये था एक हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो चेंज कैसे हुए वर्ल्ड वॉर के बाद से। अब देखते हैं कि कंटेम्प्ररी कंसर्न्स क्या है, मतलब आज के समय पर क्या क्या हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई है, इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप जो है वो वाइड हो गया है।
बहुत सारे अलग तरीके के यहाँ पर प्रोसेस भी देखने को मिले हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें देखने को मिले हैं स्टेट्स में, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्टेट्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स भी हुए हैं, और साथ ही साथ थ्रेट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की यहाँ पर बात की गई है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से ही जैसे ही डेवलपमेंट्स होने लगी, उसी की वजह से यहाँ पर कुछ चेंजेस भी देखे गए, जिसमें सबसे पहले चेंज आते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसमें सब टॉपिक आता है हमारा चेंज नेचर ऑफ नेशन स्टेट। जहाँ पहले जो नेशन स्टेट होता था वो सेंट्रल होता था इंटरनेशनल रिलेशंस में, मतलब अगर उसे किसी को अपना दोस्त बनाता था, नहीं बनाता था, अपने फैसले खुद ही लेता था। ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड के बाद से ही कुछ चेंजेस आने लगे। अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखें तो जो सॉवरन स्टेट्स अपने आप को कहती थी कि हम किसी के दबाव में आकर अपनी पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, कोई कोई हमें फोर्स नहीं करता है, तो वो आज अपने आप को एक रेस्टोरेंट में देखती हैं। क्योंकि अगर हम रीजनल लेवल पे बात करें, लोकल लेवल पे बात करें और ग्लोबल लेवल पर भी बात करें, तो स्टेट का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अगर आज वो एक ऐसी पॉलिसी बना दे, फॉर एग्जांपल, जो कि ह्यूमन राइट्स को यहाँ पर वायलेट करती है, तो इससे होता क्या कि पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उसके खिलाफ बोलना चालू कर देती। इसी वजह से जो नेशन स्टेट का स्ट्रक्चर रहा है वो भी अब चेंज हो चुका है। वो अपने डिसीजंस को सबको ध्यान में रख कर बनाते हैं, ना कि सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस एरा में ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस को भी देखा गया। इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से जो नेशन स्टेट है, जो पहले अपने आप को पावरफुल बोलते थे, अब वो अपने आप को रेस्ट्रेंट में पाते हैं। The emergence of nuclear weapons and other weapons of mass destruction, against which the non-nation state can offer little protection to life and property of its people, has adversely affected its role in the international relations. अब इसमें में ये बताया गया है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का एडवांसमेंट हुआ, WOD का यहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का यहाँ पर एडवांसमेंट हुआ, तो उस समय ये सोचा जाता था कि ये तो हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। अमेरिका जब वर्ल्ड वॉर टू में आया, ठीक है, जब जापान ने उसके पर्ल हार्बर पर हमला किया, तो वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब इसको देखते हुए अमेरिका ने किया क्या कि जापान की दो सिटीज हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा दिए। ठीक है। जहाँ पर लोग सोचते थे कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमारी जिंदगी को बचाने के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, वहीं उस समय के बाद से ही जैसे ही उसने अटैक किया जापान पर, तब से ये आवाज़ें उठने लगी कि हमें इसको बंद करना है। ठीक है। ये किसी की लाइफ को सिक्योर करके नहीं रख सकते, इससे लाइफ की बहुत ज़्यादा हानि होती है, मास किलिंग्स इससे की जा सकती हैं, प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी वजह से ये इसको एडवर्सली इफेक्ट भी करते हैं। उसके बाद 1950s का दौर आते आते डीकोलोनाइजेशन भी होने लगा। अलग अलग सॉवरन नेशंस जो हैं वो बनने लगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो ये सब इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल चेंज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ और कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तो यूएस और यूएसएसआर में टेंशन्स बढ़ने लगी। ठीक है। क्योंकि यूएसएसआर की पॉलिसी थी कि भाई जो हमारी ये पॉलिसी है कम्युनिस्ट की, उसमें क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को जड़ से यहाँ पर एबॉलिश करना होता है। वहीं जो यूएस है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इससे होने क्या लगा कि यूएस को इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि ऐसा ना हो कि एक दिन हमारे ऊपर ही आगे अटैक कर दें। इसी को देखते हुए यूएस ने जो भी लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी उनको एक ब्लॉक में लाने की कोशिश की और एक अमेरिकन ब्लॉक बनाया, कुछ रीजनल अलायंसेस बनाए, जैसे कि नेटो हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज के टाइम पर 32 नेशंस आते हैं। सीएटो हो गया और बहुत सारे अदर्स, सेंटो भी हो गया, इसमें अलग अलग तरीके की रीजनल अलायंसेस भी आए, जिससे कि ऐसा ना हो कि हम सिमट कर रह जाएं। ठीक है। हम कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म पर काम करें। अगर एक नेशन जो कि किसी भी एक नेटो देश पे हमला करता है, तो इसका मतलब वो सारे 32 के 32 देशों पर हमला कर रहा है। इसी को देखते हुए वो सारे 32 के 32 देश उस एक देश से लड़ने लगेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नेटो का गठन किया गया। अब उसको देखते हुए जो सोवियत यूनियन है
उसने भी इसको काउंटर किया। उसने वॉर्सो पैक्ट साइन कर दिया। वॉर्सो क्यों? क्योंकि ये पोलैंड की राजधानी उस समय वॉर्सो हुआ करती थी और आज भी है। उसी को देखते हुए वॉर्सो पैक्ट साइन कर दिया। अब वर्ल्ड बाइपोलर होने लग गया। ठीक है, या तो आप यूएसएसआर के साथ जाएंगे या आप अमेरिका के साथ जाएंगे, कोई भी बीच का रास्ता यहाँ पर निकाला नहीं। नैम भी 1970s में ही आया। पर 1950s आते आते दोनों ही कैंप्स में यहाँ पर क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो गए। यहाँ पर नेटो में या जो अमेरिकन ब्लॉक में फ्रांस था, वो चाह रहा था कि हमें इंडिपेंडेंट बना दो भाई, हमें यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं हो रहा है। वहीं सोवियत में देखा गया कि यूगोस्लाविया जो है वो नॉन अलाइंड रहने की बात कर रहा है। ठीक है, साइनो सोवियत डिफरेंस यहाँ पर होने लगे सोवियत कैंप में। अब इससे दोनों कैंप वीक होने लग गए। 1950s में टाइट बाइपोलर सिस्टम में वीकनेस आने लगी और नए नए तरीके के न्यू सेंटर्स ऑफ पावर निकल के आने लगे, जैसे कि यूरोपियन कम्युनिटी, ठीक है, जिसे आज हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जर्मनी, जापान, चाइना, इंडिया एंड नैम। नैम में बहुत सारे देश आते हैं जो कि कहते हैं कि ना तो हम यूएसएसआर के साथ रहेंगे ना हम नेटो के साथ रहेंगे। ठीक है, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। इन सारी डेवलपमेंट्स की वजह से जो बायोपोलैरिटी का दौर चल रहा था वो मल्टीपोलैरिटी या पॉलीसेंट्रिज्म में बदल जाता है। मतलब अब सिर्फ दो देशों के पास सारी पावर नहीं रही, अब अलग अलग तरीके के जो देश हैं वो सामने आ रहे हैं। अब मल्टीपोलैरिटी को यहाँ पर सपोर्ट किया जाने लगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो मल्टीपोलैरिटी में भी जो यूएस है वो एक सोल सर्वाइविंग सुपर पावर बनने लगा। ठीक है, इसमें कोई वो शंका करने वाली बात नहीं, क्योंकि इसके पास ताकत है, पैसा है, तो ये सर्वाइविंग सुपर पावर तो रहेगा ही। इंटरनेशनल सिस्टम में जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसमें भी यूएस का बहुत बड़ा हाथ रहा। ठीक है, यूएस अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे देशों पर यहाँ पर सैंक्शंस लगवा देता था। ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का। जो प्रोसेस था ग्लोबलाइजेशन का 1990s में जब ये एमर्ज हुआ तो इससे बहुत ज़्यादा अटेंशन इंक्रीज होने लग गई। ठीक है, दो जो देश थे वो इसके तरफ अट्रैक्ट होने लग गए कि ये चीज़ है क्या है। इससे ये देखा गया कि जो देश आज बॉर्डर से सीमित हैं वो ऐसा ना रहकर अब एक अपने देश में कोई भी इंसान बैठे बैठे दूसरे देश में प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, बेच सकता है, ट्रेड कर सकता है। ठीक है, कुछ भी काम कर सकता है अपने बॉर्डर्स में रहते रहते भी। अब इससे होने क्या लगा कि क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटीज जो है उनका स्ट्रक्चर चेंज होने लग गया। इकोनॉमिक लिंकेज जो थी वो ग्रो होने लग गई। अब इससे होने क्या लगा कि कुछ लोग मानते थे कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसी की वजह से रियल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वर्ल्ड का, और वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज के रूप में यहाँ पर उभरने लगा कि जहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो चुके हैं। किसी को अब बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं है, अपने बॉर्डर में रहते रहते ही वो कुछ भी काम कर सकता है। फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एंगल यहाँ पर देखा गया। पर बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे वो ये कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उन्हें सबसे ज़्यादा इनका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिला। ठीक है, ना कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट। इनका ये कहना होता था कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग देशों के पास होती नहीं थी, तो ये क्या फ़ायदा उठाएंगे टेक्नोलॉजी का या ग्लोबलाइजेशन का। तो इस सभी से इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इमर्जिंग रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। अब इस समय तक जो वेस्टर्न यूरोप की सोसाइटी थी, जो गवर्नमेंट्स थी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देखते हुए बहुत सारे जो दूसरे देश थे वैसे ही कुछ अपने काम भी करने लगे। उस समय वेस्ट की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी ड्यू टू द इंटीग्रेशन एंड एनकरेजमेंट फॉर द अदर नेशंस। अब जो सक्सेस थी वेस्ट की, उसने ये कहा कि अगर यूरोप इतनी तरक्की कर रहा है, क्यों ना यूरोप को एक सिंगल इकोनॉमिक जोन बना दिया जाए जहाँ पर एक कॉमन करेंसी हो, एक कॉमन बैंकिंग सर्विस हो। तो इसी का ध्यान में रखते हुए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसे आज हम यूरोपियन यूनियन को के नाम से जानते हैं, वो एक
पावरफुल सुप्रा नेशनल एक्टर के रूप में सामने आई कंटेम्प्ररी इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब ईयू की सक्सेस को देखते हुए बाकी जो देश थे, बाकी जो एरियाज थे वर्ल्ड के, वो भी इसको यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करने लगे। जैसे कि जो साउथ एशियन स्टेट्स थी वो आसियान को सहारा लेकर यहाँ पर आगे बढ़ने लगी, ठीक है, जो कि एक साउथ एशियन एसोसिएशन है, आठ आठ यहाँ पर देशों की। उसके बाद सार्क यहाँ पर बनाया जाने लगा, जहाँ पर जो 9 देश हैं वेस्ट एशिया के, सेंट्रल एशिया के, वो अपने आप को लाते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लाई गई, ठीक है, जो भी सेंट्रल एशियन जो भी नेशंस हैं जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, रशिया, चाइना, ये सारे देश इसमें आके आते हैं। ऐसी बहुत सारी ग्रुपिंग्स बनाई गई ताकि हम अपना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर सकें और डेवलपमेंट यहाँ पर कर सकें। बहुत सारे देश एक साथ मिलकर रीजनल पार्टनर्स भी बने कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे अपने एरिया को सुधारने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इस सभी से डेवलपमेंट यहाँ पर होने लगी। अब नेक्स्ट आता है लिविंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस। इस समय तब तो सब ठीक था, ठीक है, अर्ली 2000 तक, 1990 से। पर 2007-8 आते ही जो वर्ल्ड था वो ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिसेशन का शिकार बनता है। जो भी डेवलप्ड देशों की इकोनॉमीज होती हैं, पर्टिकुलरली यूएस, जापान, यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनियन या ऑस्ट्रेलिया, ये सभी बिग इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल स्लोडाउन से जूझती हैं। बहुत सारे केसेस में तो ये भी देखा जाता है कि जो फेलियर है बैंक का वो भी यहाँ पर देखा जाता है। कंपनीज जो थी वो दिवालिया हो जाती हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, तो यहाँ सब ये सब देखा जाता है। तो हमने अभी तक ये देखा कि जो वर्ल्ड है वो 2007-8 में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझता है। जो डेवलप्ड देश होते हैं जैसे कि यूएस, यूके, जापान, कनाडा, इन सभी की जो इकोनॉमीज होती हैं वो डाउनफॉल पर चली जाती हैं। इंडस्ट्रियल स्लो डाउन आने लगता है। बहुत सारे केसेस में बैंक दिवालिया भी हो जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भाग जाती हैं। इस इकोनॉमिक रिसेशन के चलते जो डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहे हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी कंट्रीज जो कि उस समय डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, उसमें भी हमें लो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी जाती है। तो ये भी पता लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर एक कंट्री में स्लो डाउन आ रहा है, स्पेशली यूएस में या इन सभी यूरोपियन देशों में, तो वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस था, हम उसने हमने अभी अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिफॉर्म्स देखे गए, ठीक है, उसका ये पार्ट है। तो सबसे पहले देखा गया कि जो यूनाइटेड नेशंस है ना, उसमें बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं उनको डोमिनेट कर रही हैं। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में जो यूएस है वो सोल सर्वाइविंग सुपर पावर की तरह निकल के आता है। यूएस एक बहुत बड़ा एक्टर बनता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। यूएसए चाहता है कि वो जो वर्ल्ड की टेबल है वो उसके हिसाब से सेट हो। इसी के लिए जो सबसे ज़्यादा फंडिंग है यूएन में वो यूएस ही देता है, ठीक है। अगर हम इमीडिएट ईयर्स की बात करें तो जो रशिया है उसकी पावर अभी तक वीक ही रहती है, और जो यूएस की पोजीशन रहती है यूएनएससी में वो भी बढ़ती रहती है। बहुत सारे जो यूएन के डिसीजंस होते हैं जैसे कि कोई सैंक्शंस को लेके हो गया, किसी तरीके का डिसआर्मामेंट का हो गया, वो यूएन क्या करता है कि यूएस के कहने पर यहाँ पर सारे डिसीजंस लेने लगता है। जैसे कि सैंक्शन अगेंस्ट इराक, इराक के अगेंस्ट जो भी सैंक्शंस लगाए, ठीक है, यूएस के कहने पे। उसके बाद लिबिया के अगेंस्ट जो भी मेजर्स लिए गए यूएन ने लिए, पर बैक हैंड यूएस का रहा। तो इस सभी से देखा गया कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी पावर्स हैं सिर्फ वही यूएन को डोमिनेट करके रख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, किसी की नहीं सुनी जा रही, सिर्फ यूएस की सुनी जा रही है। तो इसी को देखते हुए आगे डिमांड आने लगी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूएनएससी, ठीक है। तो 1990s में ये देखने को मिला कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं सोवियत ब्लॉक से अलग हुई, जैसे कि लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने लगे। जर्मनी जो दो हिस्सों में डिवाइड था वो एक हो गया, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। यूगोस्लाविया भी अलग अलग देशों में बट गया, जैसे कि सर्बिया, कोसोवो, क्रोएशिया, इन सभी देशों में बट गया। तो इससे वर्ल्ड मैप में एक नई शेप आने लगी। जो नंबर ऑफ सॉवरेन कंट्रीज थे वर्ल्ड में
वो 190 तक यहाँ पर पहुँच चुके थे। इससे यूएन की जनरल असेंबली में भी एक बड़ा इंक्रीज रजिस्टर किया गया। पर कहीं ना कहीं ये देखा गया कि इतनी सारी कंट्रीज हो गई, ठीक है, कम कंट्रीज थी तब भी यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर थे और 10 नॉन परमानेंट थे। अब जब कंट्रीज बढ़ रही हैं तब भी 5 ही हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें से अगर हम एशिया के कंटेक्स में देखें तो सिर्फ चाइना के पास यहाँ पर एक परमानेंट सीट है। तो इसको देखते हुए वर्ल्ड ने, जो थर्ड वर्ल्ड था उसने डिमांड करी, ठीक है, जो नए नए इंडिपेंडेंट देश हुए उन्होंने डिमांड करी कि ये जो चीज़ हो रही है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में वो गलत हो रही है। ये सारे लोग इसे आउटमोडेड मल्टीलेटरल बॉडी मानने लगे, मतलब ये आउटडेटेड हो चुकी है, इतने सारे देश आ चुके हैं तब भी इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा। बहुत सारे जो देश थे 1990s के सेकंड हाफ में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पर इनको अचीव करते हैं, जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे ऐसे अलग देश जो हैं वो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पर फॉलो करते हैं। जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ये सारे जो देश हैं वो चाहते हैं कि हमें भी परमानेंट सीट मिले, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि हम अपने भी डिसीजन लोगों को सुना सकें। पर ऐसा इनके कभी सुनी ही नहीं जाती है। तो कुछ यहाँ पर सजेशंस देते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि जो परमानेंट मेंबरशिप है वो सारी स्टेट्स को दे दो, ठीक है, सारे परमानेंट मेंबर बन जाओ। वहीं कुछ ये कहते हैं कि जो नए नए परमानेंट मेंबर आ रहे हैं वो नॉन वीटो हों पर उन्हें परमानेंट मेंबर बनाया जाए, भले ही उन्हें वीटो की पावर ना दी जाए, ठीक है। वहीं जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि एग्जिस्टिंग परमानेंट मेंबर जो हैं उन्हें वीटो की पावर इसलिए देनी चाहिए ताकि सॉवरन इक्वालिटी बनी रहे सभी स्टेट्स में और पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, ठीक है। वो कहते हैं कि जितने देश अभी परमानेंट हैं उन्हें ही रहने दो, नए परमानेंट मेंबर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी यहाँ पर डिमांडें उठने लगी। अब नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। जो न्यूक्लियर फैक्टर है वो एक बहुत बड़ा चेंज है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। अब इसमें जो यूएस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, जो P5 कंट्रीज हैं, परमानेंट 5 कंट्रीज, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज भी साइन करके रखी हुई हैं, जैसे कि INF, START 1, START 2, केमिकल वेपन्स एबॉलिशन एग्रीमेंट। पर इन सभी के बावजूद ये जो कंट्रीज है ना, अभी तक ये न्यूक्लियर पावर्स को अपने मेंटेन करके रखे हुए हैं। ये कहते हैं कि भैया हम तो डिटरेंस की पॉलिसी के लिए और वर्ल्ड पीस के लिए हम यहाँ पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इनके एडिशन में बात करें 1998 में हम देखते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान ने भी यहाँ पर डेवलप कर लिए न्यूक्लियर वेपन्स, और साथ ही साथ ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, उन्होंने भी सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया। वहीं ब्राज़ील और जो अर्जेंटीना है उसने भी कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि हम भी एक न्यूक्लियर वेपन्स को इस्टेब्लिश कर लें अपनी सिक्योरिटी के लिए, और इन्होंने भी NPT को साइन करने से मना कर दिया, जो कि कहती है कि ग्लोबल डिसआर्मामेंट हमें करना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स का। अब नेक्स्ट दे रखा है कि जो न्यूक्लियर पावर्स हैं यानी जो P5 कंट्रीज हैं, रशिया, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, ये चाहते हैं कि किसी भी देश के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन ना हो, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर क्लिप को यहाँ पर प्रिवेंट करना चाहते हैं। वो इसमें कोई रीज़न भी नहीं देते कि हमें क्यों नहीं करना, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो स्टेट्स आज न्यूक्लियर वेपन्स बना रही हैं वो किसके लिए बना रही हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी रखे हुए हैं, उन्हें बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। पर अगर हम इंडिया का स्टैंड लें तो इंडिया इसे खुले में अपोज करता है। वो कहता है कि जो अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे जो नेबर्स हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, वो पीसफुल नेबर्स नहीं है, उनके साथ बातचीत करके कोई मसला सुलझता नहीं है। इसलिए हमें न्यूक्लियर वेपन्स रखना पड़ता है ताकि डेटरेंस की भावना यहाँ पर बनी रहे, ठीक है। अगर एक देश हम पे न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने की कोशिश करे तो वो 2 बार सोचे, क्योंकि इसके पास भी न्यूक्लियर है, इससे थोड़ा दूर रहो। इसी को देखते हुए इंडिया इसको अपोज भी करता है। बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो ये कहती हैं कि जो P5 है ना, उन्हें भी अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी छोड़ देने चाहिए। हमें कॉम्प्रिहेंसिव और ग्लोबल डिसआर्मामेंट की ओर बढ़ना चाहिए ताकि जो स्टेट्स हैं वो डिफेंसलेस हो जाएं इन द टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका खतरा ही पूरी जड़ से ही हम खत्म कर दें। पर P5 जो देश हैं वो इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि
जो नॉन प्रोलिफरेशन है नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स का, वो कहते हैं कि जो अगर हमें वर्ल्ड पीस को मेंटेन करके रखना है और न्यूक्लियर डिटरेंस हमें रखना है, तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स तो रखने पड़ेंगे ही, ठीक है? इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब इन P5 कंट्रीज़ का कहना होता है। तो ये खत्म होता है हमारा बीपीएससी 107 का यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1। थैंक यू सो मच।